हाय। सो आजकल मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो गई है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि डे बाय डे मार्केट करेक्ट ही हो रही है। इनफैक्ट आज भी मार्केट 0.4% करेक्ट हुई है। सो इससे इन्वेस्टर्स में भी एक डर आ गया है कि उनको अब अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं, और उनको रिडीम करना होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, या उनको अपनी एस आई पीज जो हैं वो अभी पॉज करनी चाहिए। तो पर्टिकुलरली जो इन्वेस्टर्स स्मॉल और मिड कैप स्पेस में इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि वहाँ पे करेक्शन थोड़ा और ज़्यादा देखने को मिलता ही है, तो इसलिए वहाँ इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा और ज़्यादा एक डर आया हुआ है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख के मैंने ये एक वीडियो बनाने का सोचा। तो जहाँ पे एक केसिंग पॉइंट मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को लिया है, बिकॉज जो ये फंड है, सो दिस हैज बीन अ वेरी गुड फंड, अ लीडिंग फंड इन इट्स कैटेगरी। लेकिन लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस इसकी इतनी अच्छी नहीं रही है, और इसी फंड को ध्यान में रख के हम देखेंगे बेसिकली कि हमें मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना ठीक होगा या नहीं, एंड ऑल्सो हमें कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए किसी भी मिड कैप फंड के अंदर। तो अ, ये थॉट प्रोसेस है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो मैं आपको मिड कैप परफॉर्मेंस और मोतीलाल का एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूं। तो सबसे पहले हमारे ये की ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे इस वीडियो के लिए कि एक तो हाउ शुड वी मेजर अ फंड्स परफॉर्मेंस, सेकेंडली अ गुड इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन फॉर इन्वेस्टिंग इन अ मिड कैप फंड, then how can 1 or 2 good or bad years, they can have a significant impact on the fund's overall performance, and lastly ascertaining a fund future performance outlook। तो ये की ऑब्जेक्टिव्स, 4 की ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे आज की वीडियो के लिए। और एक मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, करनी है तो हमें कितने टाइम के लिए ध्यान में रख के करनी चाहिए। तो ये एक चीज हमें सोचनी होगी। अब सबसे पहले हम मोतीलाल की एक परफॉर्मेंस, एक ब्रॉड परफॉर्मेंस पे ओवरव्यू ले लेते हैं। ब्रॉड परफॉर्मेंस पे ओवरव्यू लेने के लिए मैंने इसकी परफॉर्मेंस डायरेक्ट वैल्यू रिसर्च के पोर्टल पे ही देखी है। और अगर हम उसका रिटर्न्स देखें कि मोतीलाल ने रिटर्न कैसा दिया है, एंड दैट टू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो सबसे पहले मैं इसके एनुअल रिटर्न्स चेक कर रहा हूँ। एनुअल रिटर्न्स ऑफ द लास्ट 10 to 11 ईयर्स। सो लास्ट 10 to 11 ईयर्स में एज वी कैन सी दैट मोतीलाल ओसवाल हैज beaten the benchmark in most of the occasions. In most of the occasions, it has beaten the benchmark, right? दो या तीन ओकेजन्स ही हैं जहां पे मोतीलाल बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, अदरवाइज उसने बेंचमार्क को बीट किया है। वो दो तीन ओकेजन्स भी हैं। एक 2017 मुझे दिख रहा है जब मोतीलाल ने विद विज बेंचमार्क कम रिटर्न दिया था, बट कम रिटर्न भी 31% का है। और देन सेकेंडली जो रिटर्न है वो मुझे कम दिख रहा है थोड़ा बहुत, एक 2023 में, और एक जो फाइनल डिप आया है 2025 के अंदर, जहां हमें उसमें एक नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। एज वी कैन सी कि बेंचमार्क ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, लेकिन मोतीलाल का एक नेगेटिव परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। तो ये तीन ओकेजन्स छोड़ के इन 11 ईयर्स, लास्ट 11 ईयर्स, मोतीलाल हैज एक्चुअली बीटन द बेंचमार्क। सो दैट इज लाइक कि 70% ऑफ द टाइम्स, मतलब मोर देन 70% ऑफ द टाइम्स इट हैज बीटन द बेंचमार्क। अब अगर हम इसकी ट्रेलिंग रिटर्न्स देखें, एंड दैट टू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो व्हाट वी कैन सी इज जो उसका 1 ईयर रिटर्न है, ठीक है, उसमें डिप आया है, दैट इज फाइन। एंड एज वी कैन ऑल्सो सी दैट इट इज अमंग्स द वर्स्ट फंड्स इन इट्स कैटेगरी इन द लास्ट 1 ईयर। सो मोतीलाल का रैंक 57 है आउट ऑफ 58 फंड्स, राइट? बट इफ वी लुक एट इट्स रिटर्न्स,
in 3 years, 5 years, 7 years, and 10 years time, then we can see that it has remained in first quartile. सो मोतीलाल फर्स्ट क्वार्टाइल में आया है, एंड इनफैक्ट अगर हम उसके 5 ईयर और 7 ईयर के रिटर्न देखेंगे तो वो टॉप फंड रहा है. सो अगर हम किसी भी फंड की परफॉर्मेंस को अगर हमें देखना है, देन हमें उसकी परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखनी होगी. सिर्फ एक ईयर के बेस पे हम ये डिड्यूस नहीं कर सकते कि ये फंड अच्छा है या ये फंड बेकार है, इस फंड में इन्वेस्ट करना ठीक है या इस फंड से मुझे अब रिडीम कर लेना चाहिए. क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, देन वो फंड हमें उस टाइप के रिटर्न नहीं दे पाएगा जिस रिटर्न को देने की वो कैपेबिलिटी रखता है. ऑल्सो अगर हम उसके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को देखें, अच्छा इसमें एक चीज और है कि अगर हम इसका 3 ईयर का रिटर्न देखें, सो अगेन दैट इज फिनोमिनल, एंड दैट इज ओवर 24%, राइट. अब अगर हम इसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देखें, सो वी लुक एट द शार्प रेशियो एंड द अल्फा. तो फंड ने अल्फा जनरेट करके दिया है अगेंस्ट द कैटेगरी. सो कैटेगरी का अगर हम कलेक्टिव देखें तो वो -0.56 रहा है. सो विच इंडिकेट्स दैट द कैटेगरी एज अ होल इज अनेबल टू बीट द बेंचमार्क. बट मोतीलाल ने अपनी कैटेगरी को बीट किया है, बेंचमार्क को बीट किया है. Even its Sharpe ratio is also good. Sortino ratio is also good, right? Standard deviation इस फंड की काफी ज्यादा है, एंड एज वी कैन सी इट्स रैंक ऑल्सो, सो दैट इज द लास्ट रैंक. सो स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर हम बात करें, सो स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट्स दी ओवरऑल वोलेटिलिटी इन अ फंड. तो फंड क्योंकि इसका एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, सो इसलिए इसमें वॉलेटिलिटी होनी स्वाभाविक है, और वो स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट भी कर रहे हैं. बट इतने हाई स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद अगर फंड ने अल्फा जनरेट करके दिया है, सो दैट शोज द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड, राइट, कि फंड ने एक परफॉर्मेंस अच्छा दिया है. एंड बाय द वे जो ये रिस्क एडजस्टेड पैरामीटर्स हैं, ये लास्ट 3 इयर्स की परफॉर्मेंस के बेस पे होते हैं. सो दैट कैन चेंज ऑल्सो. अगर हम उसकी परफॉर्मेंस 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स या डिफरेंट टाइम पीरियड में देखना चाहते हैं, देन दीज पैरामीटर्स विल ऑल्सो चेंज, राइट. बट जो वैल्यू रिसर्च है वो 3 इयर्स का लास्ट 3 इयर्स का परफॉर्मेंस लेता है. सो उसके बेस पे जो ये पैरामीटर्स की वैल्यू है वो यहाँ इंडिकेट, वो यहाँ शो हो रही है. अब अगर हम फंड के पोर्टफोलियो को भी देखें, तो फंड का पोर्टफोलियो काफी कॉन्सेंट्रेटेड है. एज वी कैन सी, नंबर ऑफ स्टॉक्स आर 19, जस्ट 19, राइट. तो हाई कन्विक्शन स्ट्रैटेजी मोतीलाल ओसवाल फॉलो करता है अपने फंड के अंदर. जो इनकी एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी रहती है जिसके बारे में हम अभी आगे भी देखेंगे, अ, उसी फिलॉसफी को लेके फंड इन्वेस्टमेंट करता है. और इसीलिए इस फंड के अंदर हमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है. मतलब कि अगर इसके अंदर अल्फा जनरेट होगा यानी कि आउट परफॉर्मेंस होगी, तो वो भी काफ़ी अच्छी होगी. बट अगर फंड का कोई ईयर अच्छा नहीं रहता है, तो उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा देखने को मिलेगा, जो हमें लास्ट 2025 के अंदर देखने को मिला भी है. ठीक है. नाउ इफ वी लुक एट दिस टेबल, सो व्हाट आई हैव डन इन दिस टेबल कि मैंने फंड की हिस्टोरिकल नैव्स लिए हैं, और उन हिस्टोरिकल नैव्स के बेस पे आई हैव कैलकुलेटेड इट CAGR ओवर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर, 10 ईयर होराइजन, राइट. अब इस टेबल से हमें क्या पता लग रहा है, अगर हम इसका एक ईयर ऑन ईयर एब्सोल्यूट रिटर्न देखेंगे, देन एज वी कैन सी जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ईयर्स, इसके अंदर अगर हम देखें जैसे 2018 से 2019 में नियर अबाउट 12.5% का डिप आया था फंड के नैव के अंदर. इससे जो CAGR है, सो दैट वाज 21%, दैट वेंट डाउन टू 8%, राइट. सो
एक सिंगल बैड ईयर से कितना ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। एंड सिमिलरली ऑन अ पॉजिटिव साइड ऑल्सो, फंड का आउट परफॉर्मेंस हमें दिखा है 2022, मतलब 21 से 22 के अंदर, जहां 56% का रिटर्न जनरेट हुआ है। एंड लाइकवाइज 23 टू 24 एंड 24 टू 25, जहां 45 एंड 36% का CAGR और ईयर ऑन ईयर रिटर्न जनरेट हुआ है। इससे अगर हम CAGR पे इम्पैक्ट देखें, सो इट एक्चुअली वेंट अप फ्रॉम 10% टू 16%, एंड फ्रॉम 16% टू 20%, ओवर 20%, राइट। अभी अगर हम इसका CAGR देखें, सो दैट हैज अगेन डिप टू 18% ड्यू टू इट्स नेगेटिव रिटर्न इन द लास्ट 1 year। ओके, सो अगेन द पॉइंट टू असरटेन, मैं आपको एक बार फिर से ऑब्जेक्टिव की शीट पे लेके जाना चाहूंगा कि हाउ कैन 1 और 2 गुड और बैड ईयर्स कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द फंड्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। ओके, सो ऐसा जैसे हम यहाँ देख भी पा रहे हैं कि 1 या 2 साल में ही फंड की पूरी परफॉर्मेंस जो है वो चेंज हो गई। ओके, तो अगर 2025 फंड की परफॉर्मेंस के लिए अच्छा नहीं रहा है, सो मे बी 2026 या 2027 में फंड की एक ऐसी आउट परफॉर्मेंस हो जिससे फंड की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव हो जाए। आई मीन दिस इज जस्ट एन अजम्पशन, और ये जस्ट एक मैं वैसे बता रहा हूं कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है, सो दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, राइट। And before I proceed further, I just want to tell you one thing कि this is definitely not a recommendation। मैं यहाँ कोई मोतीलाल के फंड को recommend नहीं कर रहा हूँ। I am just taking the मोतीलाल फंड as an example, और इस फंड के एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें एक फंड को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए और उसका एक सजेस्टेड इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या होना चाहिए, राइट। तो ये हमारे मेन की ऑब्जेक्टिव्स हैं। नाउ नाउ व्हाट आई हैव डन इज, मैंने एक फंड के रोलिंग रिटर्न्स भी निकाले हैं। सो आई हैव यूज द प्रीमियम टूल ऑफ एडवाइजर कोच फॉर दिस पर्पस। आप एडवाइजर कोच का जो फ्री बेस्ड टूल होता है उसको भी यूज करके आई थिंक इस डेटा को आप मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने किया है, सो दैट आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू दैट अगर हम फंड का रोलिंग रिटर्न्स के बेस पे अब परफॉर्मेंस देखते हैं, एंड इसमें मैंने फंड की परफॉर्मेंस जो मिड कैप कैटेगरी के अदर स्टॉलवार्ट्स हम बोल सकते हैं कैटेगरी के हैं, लाइक एडलवीस मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप फंड, इन्वेस्को मिड कैप फंड, उनके साथ भी मैंने इस फंड का परफॉर्मेंस चेक किया है। सो मैंने इसके अंदर रोलिंग रिटर्न लास्ट 10 years के लिए विद 1 year रोलिंग। ओके, सो मैंने इसमें डिफरेंट डिफरेंट रोलिंग फ्रीक्वेंसी ली है, दैट इज विद 1 year रोलिंग, विद 3 year रोलिंग एंड विद 5 year रोलिंग, राइट। अब 1 year रोलिंग के अंदर अगर हम देखें तो मोतीलाल का जो परफॉर्मेंस है, एवरेज रिटर्न इज 21.4%, एंड दैट इज बिलो द बेंचमार्क, राइट। अच्छा, सबसे पहले अगर हम जब वेन वी से 1 year रोलिंग, ओके, सो इट मीन्स के लास्ट 10 years के अंदर इफ वी पिक एनी 1 year, देन व्हाट विल बी द फंड्स परफॉर्मेंस। सो इट इंडिकेट्स दिस थिंग, राइट, कि लास्ट 10 years में अगर हम कोई भी एक साल का रिटर्न पिक करें तो फंड ने एक एवरेज रिटर्न कितना दिया है, फंड का एक मिनिमम रिटर्न कितना है, मैक्सिमम रिटर्न कितना है, एंड परसेंटेज ऑफ टाइम उसने बेंचमार्क को कितना बीट किया है, तो ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। एंड लाइकवाइज रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन जो फंड की हमें देखने को मिल रही है कि उसने नेगेटिव रिटर्न कितनी बार दिया है, 0 to 8% कितना दिया है, 8 to 12, 12 to 15, 15 to 20 एंड ग्रेटर देन 20% रिटर्न कितने परसेंट ऑफ टाइम्स उसने दिए हैं। सो एज वी कैन सी 1 year रोलिंग के अंदर डेफिनेटली एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है मोतीलाल की, जैसे क्योंकि बेंचमार्क ने अराउंड 22% का रिटर्न जनरेट किया है, तो फंड ने 21% का रिटर्न जनरेट किया है, एंड विच इज अंडर परफॉर्मेंस, राइट। और इसमें फंड का जो नेगेटिव रिटर्न है, सो दैट इज ऑल्सो अमंग्स द हाइएस्ट।
So that is around 20% of the times the fund has given negative return. And this is when we are talking about the 1 year rolling period. Okay. अब अगर हम फंड का 3 ईयर रोलिंग पीरियड देखते हैं, सो 3 ईयर रोलिंग के अंदर अगर हम मिनिमम रिटर्न देखें तो मिनिमम रिटर्न हैज कम डाउन, राइट? सो नाउ द मिनिमम रिटर्न इज -10%, बट अगेन दिस इज माइनस। सो 3 साल के अंदर भी एक मिड कैप फंड जो है नेगेटिव रिटर्न दे सकता है। इसका अगर हमें एक सिंपल इम्पैक्ट देखना है तो हम ये देख सकते हैं, ठीक है, कि 3 साल भी एक मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सही टाइम पीरियड नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है, बिकॉज फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। एक राइट इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या होगा हमारे अकॉर्डिंग? एक राइट इन्वेस्टमेंट होराइजन होगा कि हमारा प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड रहे। किसी के लिए ये हो सकता है, किसी के लिए ये भी हो सकता है कि उसको एटलीस्ट एफडी बीटिंग रिटर्न्स तो मिले, बिकॉज अगर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करता, सो वो उसकी एक एफडी करा सकता था, तो एटलीस्ट एक एफडी बीटिंग रिटर्न्स या फिर एक प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड रिटर्न्स तो मिले। मतलब 0% से नीचे तो नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव तो जाना नहीं चाहिए, राइट? तो इसलिए 3 ईयर भी अगर हम देखें तो दैट इज नॉट अ गुड टाइम होराइजन फॉर इन्वेस्टिंग इन अ मिड कैप फंड। और ये क्योंकि सभी के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोतीलाल की ही बात हो रही है। बाय द वे, मोतीलाल हैज गिवन द मोस्ट नेगेटिव रिटर्न, दैट इज अराउंड 10%, एंड वो होगा क्योंकि मोतीलाल का एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रहता है, जो मैंने अभी आपको बताया भी था, ठीक है। बट इसका अगर हम वैसे देखें तो उसका एवरेज रिटर्न, सो दैट इज द हाईएस्ट, दैट इज ओवर 20%, राइट? नाउ इफ यू लुक एट द रोलिंग रिटर्न्स with 5 year rolling, राइट? सो अभी तक हमने देखा रोलिंग रिटर्न्स 1 ईयर रोलिंग के बेस पे, 3 ईयर रोलिंग के बेस पे, अब हम देख रहे हैं 5 ईयर रोलिंग के बेस पे। आई वुड अगेन री एम्फेसाइज कि when we are saying 5 year rolling, then it means कि लास्ट 10 years में if we pick any 5 years, right? लास्ट 10 years में if we pick any 5 years, then how has the fund performed? सो ये जो टेबल है वो ये शो कर रहा है, ओके। अब इस टेबल के अंदर हम क्या देखते हैं कि किसी भी फंड का, मतलब सिर्फ मोतीलाल की आई एम सॉरी बात नहीं है, लेकिन किसी भी फंड का नेगेटिव रिटर्न नहीं है। सो नाउ वी कैन से दैट अ 5 year 5 to 7 year period is a good enough time period for investing in a mid cap fund, ओके। क्योंकि 5 साल के अंदर फंड जो है नेगेटिव रिटर्न तो नहीं दे रहा है। फंड ने, अगर हम एचडीएफसी की बात करें, उसने भी और मोतीलाल ने भी इवन एफडी बीटिंग रिटर्न्स ही दिए हैं। मिनिमम रिटर्न की अगर हम बात करें तो एवरेज रिटर्न दैट इज 21.44, एंड दैट इज द हाईएस्ट ऑफ दीज 4 फंड्स दैट वी हैव सेलेक्टेड, ओके। इसके अंदर अगर हम वैसे भी देखें तो फंड ने जो ग्रेटर देन 20% है वो अराउंड 46% ऑफ द टाइम्स दिया है, फाइन। नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है, 0 to 8% में भी नहीं दिया है, वो किसी फंड ने नहीं दिया है। 12 to 15% इसने 22% ऑफ द टाइम्स दिया है, एंड 15 to 20% इसने 16% ऑफ द टाइम्स दिया है। सो दैट इज हाउ द रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन इज स्प्रेड ओवर, ओके। ये मोतीलाल के साथ साथ हम एडलवीज, एचडीएफसी और इन्वेस्को की भी देख सकते हैं, ओके। सो अगर हम वैसे भी इनका परफॉर्मेंस देखते हैं तो एज सच कोई बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है इन तीनों चारों की परफॉर्मेंस में। तो ये, सो ऑल दिस फंड्स आर इक्वली कंपैटिटिव, वी कैन से, राइट। इसमें एक और चीज है जो ध्यान में रखने की बात है कि मोतीलाल की इफ वी लुक एट इट्स परफॉर्मेंस, जैसे अगर हम उसका 1 ईयर रोलिंग के बेस पे देखें रिटर्न क्या आ रहा था, सो दैट वाज 21.43, राइट। 5 ईयर रोलिंग के बेस पे भी इसका रिटर्न 21.44 आ रहा है। सो दैट शोज द कंसिस्टेंसी ऑफ द फंड ऑल्सो। सो द फंड इज कंसिस्टेंट, राइट, कि फंड कंसिस्टेंटली इतना रिटर्न देने में सक्षम है, इतना रिटर्न देने में परफेक्टली केपेबल है। अगर हम अदर फंड्स की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा थोड़ा डिप आया है, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट रोलिंग पीरियड्स
कंसिडर करते हैं तो, ठीक है। सो रोलिंग पीरियड हमें बेसिकली ये बता रहा है, अगेन मैं अपने ऑब्जेक्टिव शीट पे आऊंगा, कि अ गुड इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन फॉर इन्वेस्टिंग इन अ मिड कैप फंड, जो हमें रोलिंग रिटर्न टेबल शीट ने बताया है कि 5 to 7 year is a good enough time period which we can consider for investing in a mid cap fund. Now, again, I would say कि जो भी investors, those who are worried right now, just looking at the performance of the last 1 year should not worry and they must not panic, because अगर वो पैनिक करेंगे तो वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको अल्टीमेटली रिडीम कर लेंगे, राइट, एंड then they will not be able to, have the full fruits of compounding. Okay, तो अगर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट एंजॉय करना है, सो प्लीज हैव पेशेंस एंड मेंटेन द डिसिप्लिन एंड कंटिन्यू विद योर SIPs. नाउ अभी हम फंड के एक 2026 का आउटलुक भी देखते हैं। इसके लिए मैंने फंड का एक फंड मैनेजर ने नोट शेयर किया था अपने इन्वेस्टर्स के साथ, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो दिस इज द मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड नोट एंड दिस इज शेयर्ड बाय द फंड मैनेजर्स। इसके अंदर हम फंड के बारे में भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड is positioned as a fund that seeks to identify companies with potential for growth, constructed through a focused investment approach with close to 20 stocks. So यहाँ इनकी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी एकदम क्लियर हो रही है कि दे लाइक टू मेंटेन अ कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बिकॉज देयर इन्वेस्टमेंट फिलोसफी इज बेस्ड ऑन हाई कन्विक्शन। हाई कन्विक्शन पे इनकी पूरी पूरी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी बेस्ड है, इसलिए आपको इसमें रिस्क तो ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाँ, जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आउट परफॉर्मेंस भी इसमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। ओके, अगर इनकी फिलोसफी की बात करें, सो दैट इज द QGLP। सो QGLP स्टैंड्स फॉर Q इज क्वालिटी, सो दैट इज इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी कंपनीज and having good growth potential for a longer period of time, and that too at a reasonable price. Okay, so quality, growth, longevity and price, that is the QGLP investment philosophy. Okay, so they like to invest in companies having having a good growth potential, that too for a longer period of time, and at they are available at a reasonable price and they are quality companies. ओके, तो ये एक फंड की पूरी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है। और इसमें फंड का अंडर परफॉर्मेंस का भी उन्होंने थोड़ा बहुत रीजन शो किया है, जहां उन्होंने यूएस के साथ जो हमारी अभी ट्रेड डील पेंडिंग है और जो टैरिफ को लेके जो प्रेशर्स हैं उनकी उन्होंने बात कही है। और जो लिक्विडिटी क्रंच सेकेंडरी मार्केट में था, उस चीज को लेके उन्होंने बात कही है। लेकिन अगर हम अर्निंग्स ग्रोथ की बात कहें तो उनका जो फ्यूचर आउटलुक है, सो व्हाट दे से, वो मैं अभी आपको बताता हूं। सो they say that it indicates a positive shift, right? Positive shift, positive shift because of recovery sentiment. Okay, so they feel, कि जो रिकवरी में जो ड्रैग आया था, so they say, the worst is behind us and the economy will move forward, क्योंकि जो हमारी पॉलिसीज हैं वो भी इस चीज को फेवर कर रही हैं। और अभी FIIs की भी जो सेलिंग है वो भी इनके अकॉर्डिंग स्टेबलाइज हो गई है, या आगे चल के धीरे धीरे हो जाएगी। सो दैट इज वाई द फ्यूचर आउटलुक अकॉर्डिंग टू देम लुक्स प्रॉमिसिंग फॉर द फंड एंड एज वेल एज फॉर द इकोनॉमी, and it is bolstered by the supportive environment, and which is pro equity policy environment of the government, right?
और ये हम देख भी सकते हैं जैसे जो अभी इंटरेस्ट रेट्स में कट हुआ है, जो लिक्विडिटी में बूस्ट हुआ है, इन्फ्लेशन जो कम हुआ है। सो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो कंजम्पशन को जो बूस्ट मिला है, तो ये एनवायरनमेंट इज इंडीड सपोर्टिव। ओके, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के देयर आउटलुक इज पॉजिटिव एंड दे रिलाई मोर ऑन द अर्निंग्स ग्रोथ। सो अर्निंग्स ग्रोथ अगर हम देखें, so that is 27% earnings growth for mid cap companies, and for small cap companies it is 37%, which is way higher as compared to their large cap counterparts, which is just 2 to 10%, right? So they rely more on this data because they believe that valuations ultimately follow the earnings pattern. ओके, तो अगर अर्निंग्स में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो वैल्यूएशंस भी अल्टीमेटली उनमें भी एक शिफ्ट आएगा, एंड वी कैन सी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट एज वेल इन द टाइम टू कम। ओके, लेकिन इसके साथ में आपको एक और जस्ट एक डेटा शेयर करना चाहूंगा जो मैंने स्क्रीनर पे देखा। सो दे से कि जो रिलेटिव टू 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर जो वैल्यूएशन है, सो दैट हैव करेक्टेड। ओके, सो दैट इज ट्रू। अगर मैं बेसिकली स्क्रीनर पे चेक कर पा रहा हूँ, तो मैंने निफ्टी मिड कैप 150 का पीई रेशियो चेक किया है। सो लास्ट 1 ईयर में इफ वी कैन सी द the current PE is 33, okay, while the median PE is 34. तो obviously हाँ, कुछ करेक्शन तो आया है, right? But if we look at PE ratio for, let's say, of the last 5 years, सो लास्ट 5 ईयर का जो पीई रेशियो है, सो दैट इज 31.3, एंड जो करंट पीई रेशियो है, सो दैट इज 33। अगेन दैट इज ऑन अ हायर साइड, right? So valuations, yes, valuations have corrected relative to its last 1 year performance. Okay, but if we talk about the current valuation, then it is, um, so I won't say that it is on a lower side. Okay, it could be at par, but definitely not on a lower side. ठीक है, तो वैल्यूएशंस में वी कैन एक्सपेक्ट मोर करेक्शन ऑल्सो इन द नियर फ्यूचर। सो दिस इज व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज। अगर हम स्मॉल कैप की भी एक बार चेक करें, सो इट्स करंट पीई इज 28.6। सो एज वी कैन सी 1 ईयर का जो पीई है, सो दैट इज 30.5, करंट पीई इज 28.6। ओके, सो यस, करेक्शन तो आया है। इसका एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखें, सो दैट इज वेरी क्लोज टू इट्स मीडियन पीई ऑफ 5 years, विच इज 28.8। सो अगेन एट पार हम बोल सकते हैं, बट अगर हम ये कहें कि वो अभी बिलो एवरेज है, सो दैट वोंट बी करेक्ट टू से। ओके, सो we can expect a little more correction in mid and small cap segment, even at this time also. But yes, going forward the future really looks promising, क्योंकि जो भी हमारी पॉलिसीज हैं वो भी इसको फेवर कर रही हैं, फर्स्ट। सेकेंडली, इंडिया, अगर हम इंडिया की परफॉर्मेंस की भी बात करें विजविस देयर काउंटर पार्ट्स और अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज, तो वहाँ लास्ट 1 ईयर भी इंडिया का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा था, बिकॉज वी हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन एआई रैली। ओके, तो अगर आगे चल के एआई की वजह से कुछ करेक्शन आता है, तो इंडिया विल बी द लीस्ट इम्पैक्टेड कंट्री ऑल्सो, उसी सेंस में अगर हम बात करें तो। सो दैट इज वाई जो इंडिया के अगर हम आउटलुक की बात करें, सो दैट लुक्स ग्रेट, या। So that is the complete analysis of a mid cap fund. Okay, I will again, go to my sheet and summarize the whole discussion. So the whole discussion is, फर्स्टली दी की ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे थे, कि एक तो फंड की परफॉर्मेंस को देखना, चेक करना, एंड डिटरमाइन करना कि एक
इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन कितना होना चाहिए मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, 1 या 2 साल किसी भी फंड के लिए कैसे उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, एंड उसकी परफॉर्मेंस आउटलुक को भी एक बार देखना कि फ्यूचर में उसकी परफॉर्मेंस आउटलुक कैसी है। सेकेंडली, अब इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के वी लुक्ड एट द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड, जो जहां हमने फंड का परफॉर्मेंस देखा, एनुअल रिटर्न्स ऑफ द लास्ट 10 to 11 years, ट्रेलिंग रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, risk adjusted returns, and then the portfolio allocation, right? We also looked at the CAGR table, जहां हमने CAGR देखा, that too again over a period of time, absolute return on a ईयर टू ईयर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस जो थे, और उससे हमें पता लगा कि 1 या 2 साल से भी कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके, देन वी लुक्ड एट द रोलिंग रिटर्न्स। रोलिंग रिटर्न से में हमने देखा कि फंड का परफॉर्मेंस कैसा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स कंपेटिटर्स एंड इट्स बेंचमार्क, और फंड का परफॉर्मेंस कैसे चेंज होता है डिपेंड बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट रोलिंग पीरियड, लाइक 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर। 5 ईयर पीरियड के अंदर जितने भी हमारे जो मिड कैप फंड थे उन सबका पॉजिटिव रिटर्न था, इनफैक्ट एफ डी बीटिंग रिटर्न था। सो वी कैन से दैट 5 to 7 years कैन बी कंसिडर्ड अ गुड टाइम पीरियड टू इन्वेस्ट इन अ मिड कैप फंड। ठीक है, अगर हम लास्ट 1, 1.5 या 2 years की परफॉर्मेंस को देख के एक मिड कैप फंड की परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को हम पॉज कर रहे हैं या रीडिंग कर रहे हैं, then I don't think that will be a very good decision to make. Lastly, we looked at the future outlook of the fund, जहां हमने फंड का बेसिकली वी रेड द फंड नोट शेयर्ड बाय द फंड मैनेजर। हम फंड मैनेजर की कमेंट्री भी सुन सकते हैं, उनके इंटरव्यूज को भी का भी ट्रैक रख सकते हैं फंड के परफॉर्मेंस को समझने के लिए। फंड की एक इन्वेस्टमेंट फिलोसफी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन अप्रोच क्या है। सो लाइक यहाँ मोतीलाल जैसे केस इन पॉइंट हमने लिया हुआ है, तो उसकी QGLP इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है, तो उनका एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रहता है। लाइकवाइज अदर फंड्स की जो है एक अलग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फिलोसफी होगी, तो उनकी फिलोसफी को समझना, उनके फंड मैनेजर के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को समझना, वो बहुत जरूरी है बिफोर मेकिंग अ डिसीजन टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर फंड। तो आई होप आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी इस पूरी वीडियो से कि हमें फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है, और आई होप कि आप पैनिक नहीं होंगे किसी भी मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। एंड लास्टली मैं एक बात फिर से बोलना चाहूंगा कि दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, प्लीज कंसल्ट विद योर फंड advisor or mutual fund advisor before making any investment decision, right? So with these thoughts, I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।